नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस शानदार और एक सरल क्लास में। आपको पता है कि हमारी कक्षा 12 की फ़िज़िक्स चल रही है और कक्षा 12 की फ़िज़िक्स में हम पहला चैप्टर अभी चला रहे हैं और पहले चैप्टर में एक वीडियो हो चुका है, वो लेक्चर 1 के नाम से पड़ा हुआ है हमारे चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख कर आओ, क्योंकि उस वीडियो में बेसिक सा पढ़ाया है थोड़ा, और यदि आपको बेसिक नहीं पता होगा तो हो सकता है आज की क्लास कम समझ में आए, लेकिन समझ में फिर भी आएगी। हम ये लेवल लेकर के चलेंगे, ठीक है। बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे, कूलाम का नियम समझेंगे, कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे बड़ी ही आसान भाषा में, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कूलाम का नियम, लेकिन कूलाम के नियम को समझने से पहले आपको सामान्य चीज़ें आनी चाहिए, जैसे अनुक्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। यदि नहीं आता तो मैं बताया दे रहा हूँ, नोट में लिख लें आप। हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं आ रहा हो, लेकिन मेरा उद्देश्य तो है प्रत्येक बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बता दे रहा हूँ। देखो, जैसे ये ऐसे, ये अनुक्रमानुपाती का निशान होता है, अंग्रेजी में प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक। अगर कहीं लिखा है ए अनुक्रमानुपाती बी, तो कहेंगे ए जो है वो v के अनुक्रमानुपाती है। इसका अर्थ क्या होता है, यानी मतलब क्या होता है? इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ है कि यदि b का मान बढ़ेगा तो फिर भाई a का मान भी बढ़ेगा। इसका अर्थ क्या है? यदि v का मान बढ़ेगा तो a का मान भी बढ़ेगा, यानी जो काम b के साथ होगा वही काम a के साथ होने वाला। और यदि वही b का मान घटेगा तो a का मान भी घटेगा। ये बात है, कहने का मतलब ये है कि a और v एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, तो जो काम हम b के साथ करेंगे वही काम a के साथ हो जाएगा। ये तो होता है अनुक्रमानुपाती का मतलब। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब भी समझ लेते हैं। अगर ऐसे लिखा है, उसे नंबर 2 कर लेंगे। अगर ऐसे लिखा है a, अनुक्रमानुपाती का निशान लगा और लगा है 1/b, तो हम इसे ऐसे पढ़ेंगे कि जो a है वो v के व्युत्क्रमानुपाती है। a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। हिंदी में यही कहेंगे कि a जो है वो v के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका अर्थ क्या होता है भाई, मतलब समझेंगे इसका। यदि जो b है, b का मान बढ़ाएंगे आप तो फिर a का मान घट जाएगा। कैसे? अगर b का मान मान लो 2 है तो यहां बनेगा लगभग 1/2, और अगर b का मान 4 कर दें तो 1/4 हो जाएगा। मुझे बताओ 1/2 बड़ा कि 1/4? आप कहेंगे सर 1/2 बड़ा है। अगर b का मान 10 कर दूं तो 1/10 हो जाएगा। क्या a के जो मान हैं वो घटते जा रहे हैं? यानी b का मान जैसे जैसे ज़्यादा रखोगे a का मान कम होता जाएगा। तो अगर a व्युत्क्रमानुपाती v है तो इसका अर्थ ये है कि b का मान अगर बढ़ेगा तो a का मान घट जाएगा। और ऐसा भी होगा यदि b का मान हम घटाएं तो फिर a का मान बढ़ेगा, a का मान बढ़ेगा। ये घटने के लिए मैंने ऐसा चिन्ह यूज किया है, ठीक है। अगर राइटिंग थोड़ा समझने की कोशिश करें भाई, थोड़ी राइटिंग डिस्टर्ब तो है ही। अगर b बढ़ेगा तो a घटेगा, और अगर b घटेगा तो a का मान बढ़ेगा। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ। व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा अनुक्रमानुपाती होगा ही, इसमें उल्टा, ठीक है। उसमें सीधा सीधा होगा और इसमें उल्टा होगा। तो मेरे ख्याल से ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती की। तो अब इसको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं भाई कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में क्या होता है? जैसे हमने कल आवेश बताया था आपको, आवेश में ये बताया था, जैसे मान लो इसको ऐसे रगड़ा तो होता ये है कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता, हो सकता है इलेक्ट्रॉन इससे इस पे चले जाएं, इलेक्ट्रॉन इससे इस पे आ जाएं। तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान की वजह से ही जो है इन पर आवेश आ जाता है, या कहीं इनमें एक ऐसा गुण आ जाता है कि एक कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को या मिट्टी धूल के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, ठीक है। तो उस गुण को हम लोग आवेश कहेंगे। आवेश मैंने कल क्लियर कर दिया, अगर आपको नहीं पता है तो पहले कल वाली वीडियो ध्यान से देख के आओ, तब आज वाली सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब इस कूलाम के नियम में एक चीज़ की बात होगी, बिंदु आवेश। ये बिंदु आवेश क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कोई धूल का कण, उस पर अगर आवेश है, यानी कहते हैं बिंदु बराबर कोई कण है, उस पर अगर आवेश है तो हम उसे बिंदु आवेश कहेंगे, ठीक। या ये कह दें, चलो मान लो क्या
जैसे कह दो कि कोई बड़ा कण है, उसको बिंदु आवेश कम मानेंगे। जैसे मान लो इतना बड़ा कण है, ये भी बिंदु आवेश माना जा सकता है जब दूसरा कण इससे बहुत ज़्यादा दूरी पर रखा हो। ठीक है, आगे बताएंगे ये कैसे होता है। तो कूलाम का नियम क्या बताता है, जैसे मैं कह देता हूँ एक बिंदु आवेश है ये, यानी कि एक कण है जिस पर कोई आवेश है। मैं मान लेता हूँ इस पर आवेश है Q। आपको बताया था कि आवेश को Q से दर्शाते हैं। एक दूसरा मान लेते हैं कण है, इस पर भी आवेश है Q। चलो दो कण हैं तो एक पे आवेश Q1 मान लेते हैं और दूसरे पर आवेश Q2 मान लेते हैं। अगर ये दोनों कण हैं जिन पर आवेश हैं और दोनों को अगर पास पास रखोगे तो इनमें कुछ कलाकारी होती है, वो बताएंगे क्या। मान लेते हैं इन दोनों को इतनी दूरी पर रखा गया कि इनके बीच की दूरी R है, तो इन दोनों आवेशों के बीच बल लगता है। ठीक है, अच्छा, बल की प्रकृति समझने के लिए आप ठीक वैसे ही समझ सकते हैं जैसा चुंबक में होता है। आपने ऐसी दंड चुंबक देखी होगी, एक सिरा N और एक सिरा S होता है, कक्षा 10 में पढ़ा होगा आपने को। एक ऐसी ही और चुंबक है जिसका ये सिरा N है और ये सिरा S है। अगर इन दोनों चुंबकों को पास पास लाएं तो होगा ये कि ये भी N सिरा ये भी N सिरा, ये एक दूसरे को दूर की ओर धकेलेंगे और चुंबकें दूर भागेंगे। इसके विपरीत अगर चुंबक को उल्टा करके लाएं, S सिरा और N सिरा, तो होगा ये कि N सिरा और S सिरा आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये ठीक वैसे जैसे मैं तुम्हें दिखा देता हूं, मेरे पास एक दंड चुंबक है, ये है, देखो ये मैंने रखा हुआ है, ये दंड चुंबक है। आप देख सकते हैं इसका ये सिरा S है और ये सिरा N है। हो सकता है कैमरे में गड़बड़ हो रहा हो, लेकिन मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, आप देख लो। ये मैंने रखा हुआ है, चुंबक टूटा हुआ है हालांकि, लेकिन फिर भी समझ तो सकते ही है। ये इधर N सिरा है इसका, अगर इस वाले का भी N सिरा इसके पास ले जाएंगे तो ये दूर धकेल रहा था, देखेंगे ध्यान से, अगर N सिरा पास ले जाएंगे तो दूर धकेलेगा, उल्टा होके चिपक रहा है, इसका मतलब S वाला चिपक रहा है। और अगर S वाला ले जाएंगे तो इसी में आकर्षित हो जाएगा, देखो। ठीक ऐसा ही होता है हमारे आवेश के केस में भी। जब दो आवेश एक दूसरे के पास होते हैं, ध्यान से देखेंगे, जब दो आवेश एक दूसरे के पास होते हैं तो उनके बीच में बल होता है, चाहे वो आकर्षण का बल हो या फिर वो प्रतिकर्षण का बल हो। ये दोनों आवेश एक दूसरे पर आकर्षण बल भी लगा सकते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खिंचाव वाला बल, या एक दूसरे को अपनी ओर धकेलने वाला बल लगा सकते हैं। अब ये भी बात समझना होगा, अगर आवेश सेम साइन के हैं या कहें समान प्रकृति के हैं, जैसे दोनों धन आवेश हैं तो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, और अगर मैं कह दूं कि दोनों ऋण आवेश हैं तो भी एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। यानी सजातीय आवेश अगर होंगे तो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, और अगर विजातीय आवेश होंगे यानी एक प्लस कह दूं और एक माइनस कह दूं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये लगभग सेम वैसे ही है जैसे मैंने अभी चुंबक वाला करके दिखाया था। ठीक, तो अब ये दो आवेश हो गए, इनके बीच में मान लो बल लग रहा है, कितना लग रहा है, बात ये है ना। कैसे पता करेंगे कि इनके बीच कितने न्यूटन का बल लग रहा है? उस बल को ज्ञात करने के लिए ही आया है भाई कूलाम का नियम। इसका जो सूत्र निकलने वाला है उस सूत्र से ही हम पता कर लेंगे कि दो आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है। तो बड़े ध्यान से समझना, आसान से देखो, हम कूलाम का नियम करेंगे, इसका सदिश रूप भी करेंगे और सदिश रूप भी बड़े आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं इसे मिटा देता हूं भाई। देखो इसमें दो बातें याद कर लेंगे। देखो अच्छा, सीधे सीधे पता चल रहा है कि आवेश जितनी ज़्यादा दूरी पर रखे होंगे उनके बीच में बल उतना ही कम होगा, यानी जो बल है वो घटेगा अगर दूरी बढ़ेगी तो। ये समझ में आ रहा साफ साफ? ठीक है, उसी आधार पे हम बताने जा रहे हैं। देखो इसमें दो बातें याद रखनी है। क्या? AF अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, ठीक, और एक बात और है, AF व्युत्क्रमानुपाती R²।
अगर तुम्हें ये दो बातें याद हो गई, ये समझ लो कि आप कूलाम के नियम पर 2 पेज का पूरा डेरिवेशन कर सकते हो, बशर्ते ये बातें आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2। अगर मैं ये कहूं Q1 इंटू Q2, ये क्या है? ये है आवेशों का गुणनफल, या कहें जितने कूलाम का आवेश है, आवेशों की मात्राओं का गुणनफल। आवेश की जो मात्रा है, इसकी मात्रा है Q1, इसकी मात्रा क्या है? Q2। आवेशों की मात्राओं का गुणनफल ठीक, इतनी बात क्लियर है। ये Q1 इंटू Q2, अरे सीधी सी बात है, Q1 Q2 लिखा तो Q1 इंटू Q2 मान सकते हैं ना। तो Q1 इंटू Q2 ये क्या है? ये है आवेशों की मात्राओं का गुणनफल। और ये F क्या है? ये बल है, और ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। तो सारी चीज़ें पता हैं तुम्हें इसमें। अब इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं, और ये भी हटा देते हैं, ये तो पता ही है। ये लिखा रहने देते हैं, क्यों? क्योंकि अभी हम कूलाम का नियम लिखने वाले हैं, और मैं यकीन दिलाता हूँ कूलाम का नियम आप खुद लिख लेंगे अगर ये दोनों बातें समझ में आ गई तो। ध्यान से देखते रहना है भाई। इसे मिटा देते हैं। अगर मैं पूछूं आर क्या है? आर है आवेशों के बीच की दूरी। अगर मैं पूछूं आर स्क्वायर क्या है, तो है आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। तो ये आर स्क्वायर जो है वो है आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग, ये है आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। ठीक, अब देखो, बल 2 बातों पर निर्भर कर रहा है, सीधी सी बात है। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल 2 बातों पर निर्भर कर रहा है। किस पे? किस पे? एक तो जो आवेश हैं उनकी मात्राओं का जो गुणनफल है, उस गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। अगर ऐसे लिखा होता F अनुक्रमानुपाती A, या कह दें F अनुक्रमानुपाती B, तो हम यही तो कहते हैं जो बल है वो B के अनुक्रमानुपाती है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे जो बल है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। सॉरी, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। अच्छा, अगर ऐसा लिखा होता कि F ऐसे, तो हम कहेंगे जो बल है वो B के व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन ऐसे तो लिखा नहीं, B की जगह पर क्या लिखा है? आर स्क्वायर। तो हम कहेंगे जो बल है वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन आर स्क्वायर सीधे नहीं कहेंगे, आर स्क्वायर की पूरी भाषा बोलेंगे। जो बल है वो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग, ये क्या है? आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब सीधी सी बात है, देखो कूलाम के नियम में हम क्या लिखने वाले हैं? हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा वही बल उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों बातें कहेंगे हम कि किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बात क्लियर है। तो मैं अब वही नियम लिख दे रहा हूं, ठीक है? अब ये मैंने लिख दिया है पूरा, एक बार पढ़ के देख लेना। वही बात लिखी हुई है जो कि मैंने अभी समझाई हुई है। किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, वो बल आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण, वो मैंने कोष्टक में लिख दिया। वैद्युत बल वो आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ भी हो सकता है, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये बात लिख लेंगे। इसके बाद मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, मैंने तुम्हारी वजह से ये लिख दी है अभी। अब आगे देखेंगे इसको मिटाने के बाद।
अब लिखेंगे हम संबंध 1/2 से। ये दो संबंध हैं। बल का पहला संबंध आवेशों के गुणनफल से है और दूसरा संबंध बीच की दूरी के वर्ग से है। दोनों संबंधों से देखेंगे, लिखेंगे संबंध 1/2 से। संबंध 1/2 से पहले और दूसरे संबंध को मिलाने पे साफ साफ पता चल रहा, एफ को एफ के ऊपर मिलाओ, अनुक्रमानुपाती को इसके ऊपर, और ये बिल्कुल ऐसे लगा दो, एक इसमें गुणा हो जाएगा तो ऊपर वही बन जाएगा। देखो दोनों को मिलाने पर क्या होगा, बनेगा एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। चुपचाप देखेंगे ध्यान से, इसको उठा के इसी के ऊपर चिपका दिया, आप ऐसे समझ लो। ऊपर यहाँ 1 था, Q1 Q2 था, तो 1 Q1 Q2 Q1 Q2 हो गया। नीचे यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ आर स्क्वायर था, कुछ नहीं और आर स्क्वायर ही रहा। तो यहाँ तक बात मेरे ख्याल से समझ में आई होगी बिल्कुल आसानी से, ठीक। और अब आगे की कहानी देखते हैं। अगर पता हो तुम्हें, हालांकि मैं पढ़ाता हूँ हमेशा ही ये बात, कि जब जब अनुक्रमानुपाती निशान हटाते हैं, हम चिन्ह हटाते हैं और बराबर का लगाते हैं चिन्ह, तो फिर यहाँ पर किसी चीज़ के नियतांक का गुणा होता है। जैसे अगर कहीं लिखा है a अनुक्रमानुपाती b, अगर उसको हम बराबर में बदलना चाहें तो हम a बराबर लिखेंगे kb, चाहे x भी, किसी ना किसी नियतांक का गुणा करना होता है, ठीक। तो अब देखेंगे यहाँ पर किसी नियतांक k का गुणा कर लेंगे, ठीक। इसको हटा देंगे तो AF बराबर आ जाएगा k Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ये हट के बराबर लगा, बराबर लगाने के चक्कर में k का गुणा करना पड़ा, ठीक। अब देखेंगे ध्यान से, इसे मिटा देते हैं। और जो दोनों आवेश हमने बनाए थे, जो चित्र मैंने बनाया था वो चित्र आपको भी बना के ही रखना है। दो आवेश बनाने हैं ऐसे करके, ये Q1 और यहाँ पर बना लेंगे Q2 ये, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r, ठीक। ये चित्र हमेशा ही बना के रखेंगे इस वाले डेरिवेशन में पूरे में। अब देखना यह है कि इस k का मान कितना होगा। जो नियतांक हमने लिया है उस नियतांक का मान कितना है, वो निर्भर इस बात पर करता है कि आवेश ऐसी हवा में रखे हैं या ऐसी जगह रखे हैं जहाँ हवा भी नहीं है, यानी कि निर्वात है। एक शब्द आएगा निर्वात, इसका मतलब मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। देखो वात का मतलब होता है वायु और निर्वात का मतलब होता है जहाँ वायु भी ना हो, जहाँ वायु भी ना हो, वैक्यूम कहते हैं इसको अंग्रेजी में, ठीक। अच्छा, ऐसी कोई जगह आपने देखी है जहाँ वायु भी ना हो? देखो मैं बता सकता हूँ निर्वात आप कहाँ बना सकते हैं। आपने वो डॉक्टर वाला वो देखा होगा, सिरंज ऐसे करके होती है, ऐसे इसमें ये लगी होती है ऐसी, ये इसको आगे पीछे बढ़ाते हैं, तो जब इसको आगे बढ़ाते हैं देखते हैं हवा निकल जाती है इसमें से, और जब पीछे खींचते हैं तो ऐसा लगता है इसमें हवा जा रही है। तो इसको एक बार वापस से बढ़ा दें और इसको बंद कर लें, फिर जब इसको खींचेंगे तो बहुत टाइट खींचेगी, और जब इसको खींचेंगे तो हवा हमने घुसने नहीं दी। भाई अगर हवा जाने देते तो इसके अंदर हवा भर जाती, और हवा भी बंद कर ली और इसको पूरा खींच दिया, खाली कर दिया, तो क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर निर्वात होगा। तो ऐसी जगह होती है निर्वात। खैर अब समझेंगे, अगर ये आवेश वायु में रखे हैं या निर्वात में रखे हैं तो भाई जो k का मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो सर ये क्या खतरनाक मान बता दिया, बस रख लो अभी फिर बताते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी एक नई चीज़ है जिसे कहते हैं निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। पहले इसे लिख लेते हैं भाई। करेंगे क्या, यदि आवेश, लिखेंगे ये बात, पहले तो इसको कर देते हैं बंद डब्बे में, क्योंकि इसका करेंगे बार बार यूज हम। चाहे इसको हटाओ, इसको समीकरण डाल लो, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1 बस। अब लिखेंगे यदि आवेश निर्वात या वायु में रखे हैं, निर्वात या वायु में रखे हैं, यदि आवेश निर्वात या वायु में रखे हैं तब जो स्मॉल k का मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहां
के का मान तो ये होता है, इस के मान में एप्सिलॉन नॉट क्या है, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है, ठीक। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, ठीक है। अब यही के का मान, भाई यदि आवेश निर्वात या वायु में रखे हैं तब के का मान ये है, तो के का मान रख देते हैं हम इसमें, तब जो बल निकल के आएगा, बल F बराबर वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये आ गया भाई बल। इस फार्मूले से Q1 का मान रखो, Q2 का मान रखो, R स्क्वायर का मान रखो और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रखो। यहाँ से दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। बोले सर इसका मान रखें कैसे, है कहाँ, तो इसका मान लिख लेते हैं भाई, साइड में यहाँ लिख लेंगे किसका मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 गुणे 10 की घात 9 और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इस एप्सिलॉन नॉट का अकेले कितना मान होता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसका मात्रक ठीक इसका उल्टा होता है, कूलम स्क्वायर आगे आ जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पीछे चला जाता है। कैसे लिखेंगे, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये दोनों मान जो है अलग से साइड में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो अब बात यह है कि तुम यहाँ तक नोट कर लो, ये तब के लिए करा दिया जब आवेश वायु में रखे हैं या निर्वात में रखे हैं। अगर आवेश किसी माध्यम में रखे हैं, जैसे मान लेते हैं पानी में रखे हैं या कांच में रखे हैं या कोई भी माध्यम मान लेते हैं, दोनों के आवेशों के बीच में कागज है, तो वो हो जाएगा माध्यम, ठीक। तो उम्मीद ये है कि नोट कर लिया होगा पूरा। अब मिटा देते हैं इसको, यहीं से मिटा देते हैं, चलो मिटाएंगे तो समस्या होगी, मिटा दो। अब लिखेंगे, ये तो आ गया वायु के लिए, यदि आवेश, उसी में नीचे लिखेंगे, यदि, इसी के नीचे लिख रहे हैं, यदि आवेश किसी माध्यम में रखे हों, किसी माध्यम में रखे हों, रखे हों, तब स्मॉल के का मान, वही स्मॉल के जो फार्मूले में यहां पर आई थी, यही तो समीकरण नंबर 1 था, समीकरण नंबर 1 देखो ध्यान से, यही वाला था, ठीक। तब स्मॉल के का मान बदल जाएगा। जब वायु थी तब तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया था हमने, लेकिन जब कोई माध्यम होगा आवेशों के बीच में, मान लो पानी भरा है या कहीं आवेश पानी में रखे हैं, तो माध्यम बदला तो स्मॉल के का मान बदलेगा। तो स्मॉल के बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। बस बोले सर क्या बदला, यहाँ से 0 हट गया, बस एप्सिलॉन को कह देंगे अब माध्यम की वैद्युतशीलता, जैसे हमने एप्सिलॉन नॉट को अभी लिखा था निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, वैसे यहाँ क्या कह देंगे, जहां एप्सिलॉन जो है वो है, जहां एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता है, माध्यम की वैद्युतशीलता है, जहां एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता है। अब के का मान निकाल लिया, अब के का मान सीधा रख दो, F बराबर क्या होगा, अतः फिर वहीं से करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से होगा क्या, F बराबर 1/, के की जगह पे कितना रखेंगे पूरा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। देखो फार्मूला अभी भी वैसा ही है जैसा वायु वाला था, वायु वाले में क्या था,
एप्सिलॉन नॉट था, और जब वायु नहीं कोई और माध्यम है तो केवल एप्सिलॉन रखा जाएगा। सरल बात है, समझ में आ जानी चाहिए भाई। और इसको कर देंगे, अभी नहीं, इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसी में लिखेंगे जहां जहां एप्सिलॉन बराबर होता है फार्मूला एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब ये नया के है, ये है कैपिटल के। एप्सिलॉन बराबर होता है जहां नहीं, ऐसे लिखेंगे चूंकि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट के, और इसमें जहां के नई चीज आ गई, जहां के है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। अब ये परावैद्युतांक फिर नया शब्द आया, इसकी परिभाषा हम लिखाएंगे कूलाम के नियम के ठीक बाद। परावैद्युतांक, ठीक। एप्सिलॉन का फार्मूला ये होता है, और इस फार्मूले में एप्सिलॉन नॉट तुम पहले से जानते हो, निर्वात की वैद्युतशीलता या वायु की वैद्युतशीलता, और के जो नई चीज आई है वो है माध्यम का परावैद्युतांक। चलो इस एप्सिलॉन का मान यहां रख देते हैं, देखो क्या होता है। अब लिखेंगे एफ बराबर लिखेंगे, ये रखेंगे 1/, ये वैसा ही बना रहेगा 4 पाई, एप्सिलॉन की जगह पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बटे R²। और अब कर देंगे इसे डब्बे में बंद। ये पहले ही लिख लिया था, देखो। अब लिख देंगे यही कूलाम का नियम है। पूरा हो गया, इसमें दोनों बातें मैंने करा दी हैं। अगर आवेश वायु में रखे हैं तब भी, अब कहीं कहीं केवल वायु वाला लिखा होता है, ठीक है, तो मैंने दोनों करा दिए हैं। वहां तक भी आया था समीकरण 1, वहां तक ही लिख सकते हैं कूलाम का नियम है। ये तब के लिए है जब किसी माध्यम में रखे हों, यही कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम है। चलो अब जल्दी से नोट कर लो इसे, फिर अगली हेडिंग देखेंगे भाई, परावैद्युतांक समझा देंगे, ठीक। जल्दी से नोट करो। चलो नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, ये सब मिटा देते हैं इसको। अब देखो भाई, एक नोट हेडिंग डाल लेंगे, नोट, ठीक। नोट में नंबर 1 लिखेंगे, जो परावैद्युतांक मैंने के बताया था उसका मान बता देते हैं। निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए परावैद्युतांक के बराबर होता है 1। निर्वात या वायु के लिए मान होता है 1, और धातुओं के लिए के का मान होता है अनंत। ये भी बात लिख देंगे। नंबर 2, धातुओं के लिए परावैद्युतांक के बराबर होता है अनंत। ये दो बातें याद रखेंगे। बाकी सभी पदार्थों के लिए के का मान 1 से बड़ा होगा और अनंत से छोटा होगा, ठीक। ये नोट में लिख लेंगे भाई। इसके बाद अब हेडिंग डालेंगे सीधी, क्या, परावैद्युतांक, उसकी परिभाषा और लिखा देते हैं। इसको मिटा देते हैं। अब हेडिंग डालेंगे परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, देखो अभी मैंने एक फार्मूला बताया था तुम्हें, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के। अभी फार्मूला बताया हुआ है। अगर इस फार्मूले से देखा जाए, इम्प्लाइज क्या होगा, इसे ऐसे मिटाओ, ऐसे लिखो डायरेक्ट। हम जानते हैं क्या, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के, इम्प्लाइज यहाँ से के का मान अगर निकालें तो एप्सिलॉन नॉट गुणा में है, नीचे आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये यहाँ से हटा के कहाँ लिख दिया जाएगा, यहाँ। यानी कि जो के का मान आएगा वो आएगा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इस वाले फार्मूले में से हमने क्या निकाला, के का मान निकाला, वो आया एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर कहीं लिखा हो के बराबर 1/2, तो बटे को अनुपात भी तो पढ़ते हैं,
तो हम क्या कह सकते हैं, 1 और 2 के अनुपात को K कहते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या कहेंगे, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। हो गई परिभाषा। लेकिन ऐसे लिखेंगे नहीं, थोड़ा अच्छा ढंग से लिखेंगे। कैसे? एप्सिलॉन जो है वो है माध्यम की वैद्युतशीलता, हम नहीं बार बार लिखेंगे, अभी मैंने बताई हुई है, माध्यम की वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। तो इन दोनों वैद्युतशीलताओं के अनुपात को ही परावैद्युतांक कहते हैं। क्या सीधे लिखेंगे हम, अर्थात इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, क्या माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात, तथा निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है भाई, परावैद्युतांक हो गया, नोट कर लेंगे परिभाषा यही, इसे मिटा देते हैं। फिर अब अगली हेडिंग डालेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, चलो हेडिंग डाल लेते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप देखेंगे ध्यान से भाई। वैसे तो कूलाम के नियम का फार्मूला सीधे लिख देते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बस इतना लिख देते हैं, निर्वात या वायु की बात हो तब। लेकिन जब कोई और माध्यम आ जाए तो यहाँ पर या तो एप्सिलॉन लिखना होगा या फिर एप्सिलॉन नॉट K लिखना होगा, क्योंकि एप्सिलॉन का मान ही एप्सिलॉन नॉट K होता है। ठीक, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो कूलाम के नियम का ये अदिश रूप है, यानी अदिश रूप यानी इसमें दिशा नहीं है, ये दिशा को नहीं बताएगा, केवल और केवल क्या बताएगा, परिमाण बताएगा। लेकिन ये कह रहा कूलाम के नियम का सदिश रूप, सदिश माने दिशा सहित वाला रूप, यानी दिशा भी पता चले। और दिशा पता करने के लिए भाई यहाँ पर लगा देते हैं वेक्टर, केवल वेक्टर इधर लगा देंगे। और इधर भी वेक्टर बनाने के लिए एक ऐसी राशि का गुणा करेंगे जो बल की दिशा में, केवल दिशा का गुणा कर देंगे, आर कैप। यह है बल की दिशा में इकाई सदिश। ठीक है, केवल इतना याद रखेंगे, बल की दिशा में जो इकाई सदिश है उसका गुणा कर देंगे और बल पर क्या लगा देंगे, वेक्टर। यही हो गया सदिश रूप। बस इसमें यह नहीं बताया है कि ये किस वाले आवेश पर लगने वाला बल है। अगर ये कहा जाए पहले, लेकिन मैं लिखाऊंगा नहीं वो, क्योंकि उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, फिर तुम ये भी भूल जाते हो। इसलिए मैं वो पूरा नहीं लिखाऊंगा जिसमें तुम्हें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो। मैं बिल्कुल साधारण तरीके से इस वाले कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ उसमें होता क्या है। जैसे लिखा है बल F, उसमें लिखा होगा पहले वाले पर लगने वाला बल दूसरे के कारण, F12 वेक्टर बराबर, फिर दूसरे वाले पर लगने वाला बल पहले के कारण वो उसके माइनस के बराबर होगा, यानी दोनों बल विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक, लेकिन वो नहीं करेंगे हम, सिर्फ हम इतना लिख देंगे कि जो F वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, केवल एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, वायु के लिए बात कर रहे हैं, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इंटू R कैप। अब अगर तुमने वेक्टर पढ़ा है कक्षा 11 में, तो ये भी पढ़ा होगा, कक्षा 11 में फिजिक्स में ही है, तो ये भी पढ़ा होगा कि R कैप बराबर क्या होता है। चूंकि R कैप बराबर होता है, नीचे लिखेंगे, जहां R कैप बल की दिशा में इकाई सदिश है, बल की दिशा में इकाई सदिश है, इकाई सदिश
है। ठीक, और आर कैप का मान क्या होता है? आर कैप का फार्मूला होता है आर वेक्टर बटे आर। ये तुमने पढ़ा होगा कक्षा 11 में भौतिकी में। ठीक, यही मान उठाकर यहाँ पर रख देते हैं तो निकल के आएगा AF वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर इंटू, ये पूरा लिख लिया, आर कैप की जगह पे उठा के रख दो इतना, यानी कि आर वेक्टर बटे आर। फिर लिखेंगे एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, नीचे आर और आर स्क्वायर हो जाएगा R³ इंटू आर वेक्टर। इसे कर देंगे डब्बे में बंद। यही है वेक्टर रूप या सदिश रूप, यही कूलाम के नियम का सदिश रूप है। कूलाम के नियम का सदिश रूप है। सदिश रूप है, नोट कर लेंगे भाई इसे। तो फिर भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। वैद्युत क्षेत्र कल कर लेंगे, आज बस इतना ही करते हैं। ये आप विधिवत लिखना, इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि भाई अगर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, 2-3 बार आप खुद से बिना देखे नहीं लिख के देखेंगे तो फिर भूल जाएंगे। क्योंकि अगर आपका बेस कमज़ोर है, पहले से नहीं पढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि 2-3 बार तो रिवीजन करें ही करें। और रिवीजन की जो टेक्निक मैं हमेशा बताता हूँ कि उसी दिन रिवीजन करें जिस दिन पढ़ रहे हैं आप, उसके अगले दिन फिर रिवीजन करें, 2 दिन बाद फिर रिवीजन करें, और संडे पड़ जाए तो संडे को फिर रिवीजन करें, अगला जब महीना ख़त्म हो फिर रिवीजन करें। रिवीजन इतनी ज़्यादा बार हो जाए कि दिन और रात दिल और दिमाग में गूंजती रहे फिजिक्स।